नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 18 फरवरी को किया जाना है 2024 में, एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा है और इसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे। यह वह दिन आपका आ गया है जबकि आपके परीक्षा फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं और आज से नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो 30 से 35 दिन के बाद आप अपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे होंगे। आपकी तरफ से बहु लोगों ने ये कहा कि सर इसका जो है प्रैक्टिस सेट हल कराया जाए, क्योंकि ये ऐसे जीएस का जो सिलेबस है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और यह इतना अधिक है कि इसको एक क्लास में समेटना वो संभव जल्दी नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। आपको इतिहास भी जानना है, आपको भूगोल भी जानना है, आपको संविधान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, कई चीज़ें आपकी हैं। तो आपकी तरफ से ये लगातार मांग आ रही थी कि स्पेशली यूपी स्पेशल को ध्यान में रखकर या यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराया जाए। मैंने सोचा कि आप लोग की मांग जायज़ भी है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है लेकिन काफ़ी बिखरे हुए उसमें, है ना। यहाँ पे कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में, जो आपके 30 या 35 दिन आपके बाकी रह जाते हैं, उसमें मेरी एक कोशिश रहेगी कि लगभग प्रत्येक दिन आपको एक सेट प्रैक्टिस सेट दिया जाए, जिसमें कि जीएस का हर सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका ईवीएस का पोर्शन हो, हर सेक्शन को मैंने समेटने का प्रयास किया है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आपके अंदर पुलिस की वर्दी पहनने का जज्बा है, जुनून है, तभी आप इस वीडियो पे आइएगा। और अगर आप एक बार आ जाते हैं तो इस वीडियो को आप लगातार अंत तक देखिएगा। रुके रहने का साहस है तभी इस पर आइए, अदरवाइज मैं अभी से आपको मैं कह दे रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में मिलने ही वाले हैं, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। मॉडल पेपर 1 है आपका और प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहिएगा का नाम बताइए, जिन्होंने 31 दिसंबर सन 2016 को पदभार ग्रहण किया था, है ना। या इन्हीं को आप कह सकते हैं पहले सीडीएस, है ना। भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, या तो इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाए। इसी प्रश्न को थोड़ा सा अलग लहजे में आपसे पूछा गया है कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए, जिन्होंने 31 दिसंबर सन 2016 को पद ग्रहण किया था। ऑप्शन आपको दिया गया है जनरल शंकर लाल चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विपिन रावत और इनमें से जनरल विजय कुमार सिंह, है ना। कौन थे भारत के पहले सीडीएस, तो इस प्रश्न का सही सीधा सा उत्तर आप लोग को मालूम होगा। प्रश्न संख्या पहले के लिए जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन सी, यानी जनरल विपिन रावत, है ना। और जनरल विपिन रावत अब जो है इस दुनिया में नहीं है, हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। पहले सीडीएस का लीजिएगा या 2016 में पदभार ग्रहण करने वाले पहले सीडीएस का लीजिए, है ना। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिए, देखिए एकदम करंट का क्वेश्चन है। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का वह मैच जो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और किसके बीच में खेला गया था, है ना। लखनऊ में भारत का एक मैच हुआ था और वह मैच किसके बीच में हुआ था, किन दो टीमों के बीच में हुआ था। एक टीम का नाम तो आपको बता दिया गया, भारत थी, और दूसरी टीम का नाम आपको बताना है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम या अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम में आपका जो मैच हुआ था वह भारत और किस देश के बीच में खेला गया था। क्या यह साउथ अफ्रीका है, क्या यह न्यूजीलैंड है, क्या यह इंग्लैंड है, या फिर आयरलैंड है। बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल इसका जो मैं आपको उत्तर सही आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यह मैच जो आपका हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में, है ना। और भारत ने इंग्लैंड के ऊपर यहाँ पे विजय भी प्राप्त की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भारत का मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, जो भारत का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, और आयरलैंड तो मान लीजिए यहाँ पे थी ही नहीं। आपको बताना है कि इन दो क्रिकेट टीमों के खिलाफ भारत के जो मैच हुए थे वह किस मैदान पे हुए थे, उस मैदान का नाम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, यह किस देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का संबंध किस देश से है,
चेक रिपब्लिक दिया है, स्पेन दिया है, पुर्तगाल दिया है और मैक्सिको दिया है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस की अगर बात करिएगा तो इनका संबंध जो है दक्षिण अमेरिकी देश यूरोपीय देश पुर्तगाल से है, पुर्तगाल से संबंधित है। पुर्तगाल की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चेक रिपब्लिक की राजधानी, स्पेन की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी और मैक्सिको की राजधानी, इन चारों की राजधानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका है एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है, आपका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय, देखिए कक्षीय लिखा है, कक्षीय पढ़िएगा, कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कक्षीय लिखा गया है, कक्षीय पढ़ेंगे आप। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन ब्रोमीन दिया है, पारा दिया है, क्लोरीन दिया है या फिर हीलियम दिया है। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रश्न का जो मैक्सिमम जो उत्तर देने जा रहे हैं वह पारा देने जा रहा है ना। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है पारा देने जा रहे हैं, क्योंकि पारा ही वह धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। लेकिन यहाँ धातु की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ धातु की बात ही नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है, अधातु की हो रही है। वह कौन सा धातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। देखिए मैंने इतिहास भूगोल के साथ साथ सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन भी रखा है, यूपी स्पेशल की क्वेश्चन भी रखा है, ताकि आपको एक संतुलन बन सके और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सके, है ना। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, देखिए दिया गया है इतिहास से लिया गया, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन। काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डाट ने मिलकर की थी, है ना। 2 व्यक्तियों की मिली भगत थी, 2 व्यक्तियों का षड्यंत्र था, और किसका था, एक का नाम तो उसने बता दिया है कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे यह आपसे पूछा जा रहा है। काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, यतीन्द्रनाथ दास और खुदीराम बोस, है ना। खुदीराम बोस के होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो पहले ही चाकू मार के आत्महत्या कर लिए थे, क्योंकि 1921 में 25 में ये घटना आपकी हुई थी, और 1907-8 में ही जो है वह एक्सपायर हो चुके थे। बच गए आपके अशफाक उल्ला खां, और यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है ये कल्पना की गई थी कि हम ट्रेन को क्या करेंगे, लूटेंगे। अशफाक उल्ला खां के बारे में कहा जाता है कि वह स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे। तो ये प्रश्न आपका ये इनसे ही बनता है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल के संबंध में कहा जाता है, भाई जब ये सब पकड़ा जाते हैं तो इनको फांसी की सजा दी जाती है ना। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, रोशन लाल हो गए, और साथ ही साथ एक आपके थे और राजेंद्र लाड़ी, है ना। 4 लोग को पकड़ा जाता है इसमें। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दिया जाता है, रोशन सिंह को प्रयागराज में, और राजेंद्र लाड़ी को गोंडा जिला जेल में फांसी दी जाती है। तो कहाँ कहाँ पे फांसी दी जाती है वह भी आपसे पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा जाता है कि जब इनको फांसी से पहले दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने नकार दिया, कहा कि अब वो सीधे अपनी माँ का ही, धरती माँ का ही दूध पिएंगे, और ऐसा कहते हुए फांसी पे झूल गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, वन लाइनर चीज़ें हैं, एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपको जानकारी है तब तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो इसका एक प्रॉपर सा नोट्स बनाइएगा। मैंने जो शब्द कहे हैं उसको अक्षरशः आप नोट करिए, उसको रिवाइज करके जाइएगा, निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलने वाली है जीएस के सेक्शन में। 38 प्रश्न में से 30 से ऊपर फंसने की गारंटी मैं आपको लूँगा, यहाँ को आप देखिएगा, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 6 की बात कर लीजिएगा, जी हाँ 6 की अगर बात करिए, वर्ष 2022 की एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी, है ना। वर्ष 2022 में एशियाई खेलों का मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन या फिर थाईलैंड। ग्वांगझू क्षेत्र आपका पड़ता है चीन में, और वहीं पर जो है 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 6 के लिए जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा चीन, है ना। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, चीन की आपको मालूम है बीजिंग, और थाईलैंड की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे बैंकॉक। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, साइंस के ज्योग्राफी के जो भी कहिए। देखिए पूछा गया है बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किस प्रकार के मौसम का संकेत करता है ना। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक हुई गिरावट किस प्रकार के मौसम का संकेत करती है। ऑप्शन आपको दिया गया है वर्षा का, साफ मौसम का, तूफानी मौसम का या फिर हिमपात का। तो इस प्रश्न का मैं आपको पहले सही उत्तर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, है ना। अचानक अगर वायुदाब में कमी आ रही है तो वह जो मौसम होता है आंधी तूफान का मौसम होता है, यानी तूफान आने का संकेत होता है ना। अचानक पाठ्यांक में कमी होना, अगर मान लीजिए कि पाठ्यांक में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, अचानक वृद्धि हो रही है, तो यह कैसा मौसम होगा, तो वर्षा होने का है ना। चलिएगा नेक्स्ट आज के सेशन का जो आपका 8वां क्वेश्चन आपका है। देखिए प्रश्न संख्या अगर 8 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है नवंबर 2018 में 33वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। नवंबर 2018 में 33वें शिखर सम्मेलन, एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर फिलीपींस। तो एशियान शिखर सम्मेलन, एशियान का मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 में इसकी स्थापना की जाती है। कुल देशों की संख्या आपकी 10 है ना। ये तो रही बेसिक। आयोजन कहाँ पे हुआ था 2018 में, तो आप बता दीजिएगा ऑप्शन सी सिंगापुर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया का यह एक देश होगा, है ना। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, इंडोनेशिया की जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में क्या हो गई है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है और फिलीपींस की मनीला है। मनीला वह शहर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित होगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। केमिस्ट्री का लिया गया क्वेश्चन आपका है। क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, सोडियम दिया है और कैल्शियम दिया है। आता है तो अच्छी बात है, कमेंट करिए। नहीं आता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप नोट करिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन की जो है त्रिज्या क्या है, वो आपकी बिल्कुल छोटी होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जी हाँ 10वें की बात करिएगा। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से लिया गया क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड, है ना। पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा और इसके बाद चारों ऑप्शन से जो प्रश्न आपके बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, प्लस राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है वह भी इसी देश के संविधान से लिया गया है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहली चीज़। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो लैंग्वेज है, भाषा शैली, भारतीय संविधान की उद्देशिका की भाषा शैली कहाँ से ली गई है, उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध में आपकी समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, वह भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ बी की अगर बात करिएगा, ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम याद रखिएगा, मतलब संसदात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति के जो संवैधानिक प्रधान के रूप में स्थिति है वो याद रखिएगा। तीसरी चीज़ एकल नागरिकता आपका है ना। तो ये 3 चीज़ें आपकी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करिए, मौलिक अधिकार आपका लिया गया है। जस्टिस रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति ली गई है आपकी इसी देश से, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी जो है वह इसी देश से ली गई है। तो यह तो आपका हो गया प्रश्न संख्या 10 का उत्तर डी, जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और इस प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या और इस प्रश्न की व्याख्या से आपको मिलने वाले हैं निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100%। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस प्रश्न की व्याख्या का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है एग्जाम में। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 11 की बात कर लीजिए, चिनूक नामक गर्म स्थानीय हवा प्रवाहित होती है, कहाँ प्रवाहित होती है।
4 ऑप्शन आपको दिया गया है। राकी पर्वत के पश्चिमी ढालों पर, इंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर, राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, या फिर इंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर। पर्वत आपका दो ही दिया गया है, या तो राकी या फिर इंडीज, या तो पूरब में होगा या फिर पश्चिम में होगा, है ना। पढ़ाया भी हूँ मैं आपको, कोई गलती होने के चांसेस आपके होने नहीं चाहिए। देखिए, जो आपकी चिनूक नामक स्थानीय हवा गर्म है, गर्म हवा है, और यह प्रवाहित होती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका कौन सा पर्वत है, आप कहेंगे राकी पर्वत, क्योंकि इंडीज की लोकेशन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आ जाती है ना। राकी पर्वत के पूरब के पश्चिम में है, पश्चिम में बहेगी नहीं, ये बहेगी कहाँ पे, पूरब में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, चिनूक नामक स्थानीय हवा का संबंध किससे है, कहाँ प्रभावित होती है, तो राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर इसका विस्तार होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूंकि प्रकृति गर्म है, और जब यह गर्म हवा हिम क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, हिमालय क्षेत्रों से गुजरती है, तो इसके गर्मी के प्रभाव की वजह से यह जो है पूरी की पूरी बर्फ़ क्या हो जाती है, पिघलने लगती है। और यही कारण है कि इस हवा को आप स्नो ईटर यानी हिमभक्षी पवन के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं चिनूक से। एक तो हिमभक्षी पवन है, कहाँ बहेगी, तो राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे। प्रश्न संख्या 12 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है। लीवर दिया है, किडनी दिया है, पैंक्रियाज दिया है, या फिर तिल्ली दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, इंसुलिन एक हार्मोन है। वेटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज की थी। और यह कहाँ से स्रावित होता है, आप बताइएगा, अग्नाशय से। और अग्नाशय को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, पैंक्रियाज, है ना। अग्नाशय से स्रावित होता है, अंग्रेजी में इसका अंग्रेजी वर्जन क्या है, पैंक्रियाज है। दोनों चीज़ आपको याद रखनी होगी। और इसकी कमी से मानव शरीर में मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे आप शुगर कहते हैं, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं, है ना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शुगर यानी मधुमेह दिवस वर्ष में किस तिथि को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में प्रश्न आपका अपेक्षित होगा। चलिए, आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है, द्रव में घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, पैक्नोमीटर, या फिर रेनोमीटर, है ना। आसान क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं निश्चित रूप से। इस प्रश्न का पहले मैं उत्तर देता हूँ और फिर अन्य प्रश्न की व्याख्या करता हूँ, अन्य उपकरणों की, है ना। पूछा गया था कि द्रवों का घनत्व कैसे नापा जाता है। सॉरी, द्रव है, हाँ, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, पैक्नोमीटर, है ना। पैक्नोमीटर इसका जो है सही उत्तर आपका होगा। एनीमोमीटर से आप क्या करते हैं, एनीमोमीटर से वायुयान की गति मापते हैं। और रेनोमीटर की अगर बात करिएगा तो आप जो है मापेंगे वर्षा की मात्रा। चलिए, प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए को होगा। दिया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कहाँ पर स्थित है। और मुझे मालूम है कि मामला तो आप फंस आएंगे, मामला फंस जाएगा आप लोग का। इस प्रश्न का थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, इसका आप उत्तर दीजिए। पूछा गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत लोग इसमें मुझे मालूम है कि आगरा को टिक कर रहे होंगे, आगरा के लिए। तो याद रखिएगा, आगरा में जो है वो यूनिवर्सिटी है ना, लेकिन सेंट्रल नहीं है। अगर पूछा जाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, यानी लखनऊ होगा, ना कि आगरा होगा, ठीक है ना। कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी। और वाराणसी में तो बहुत ही यूनिवर्सिटी हैं, सभी से आप परिचित हैं। BHU आपका हो गया, संपूर्णानंद हो गया, काशी विद्यापीठ आपका हो गया, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी, सॉरी, उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस शहर में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, या फिर बरेली। तो इस प्रश्न का जो PHQ कहा जाता है पुलिस हेडक्वार्टर, और यह आपका कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, है नी, प्रयागराज। चलिए,
प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा। दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था, यानी उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यह आपसे पूछा गया है। वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में या वर्ष 2011 में, है ना। इस प्रश्न का मैं पहले उत्तर देता हूं और उसके बाद इस प्रश्न की झन्नाटेदार व्याख्या, ताकि इसी व्याख्या से आपके कई प्रश्न बन जाए। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग किया गया और भारत का 27वां राज्य बनाया गया था, जिसका नाम उत्तरांचल था, है ना। वर्ष 2007 में इसका नाम चेंज हो गया और यह बन गया उत्तराखंड, पहली चीज। इसी 2000 में आपके दो अन्य नए राज्य आपके बने थे। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, 26वां राज्य बना, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ आपका झारखंड, बना था 28वां राज्य, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला कंपिल महोत्सव किस समुदाय से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। जैन धर्म दिया है, सिख धर्म दिया है, ईसाई धर्म दिया है और बौद्ध धर्म दिया है। तो याद रखिएगा कंपिल महोत्सव किस समुदाय से संबंधित है, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है और इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी जैन धर्म से ये आपका रिलेटेड होगा। चलिएगा आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, है ना। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक से है। 4 कलाकारों का नाम है। पूछा गया है किसका संबंध कथक से है। सोनल मान सिंह, गुदई महाराज, बिरजू महाराज और हरिप्रसाद चौरसिया, है ना। किसका संबंध कथक से है, यह आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो सोनल मान सिंह है नृत्यांगना है किनकी, तो भरतनाट्यम की, पहली चीज़। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। गुदई महाराज तबला वादक है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। और पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये आपके कथक से हैं, बनारस घराने से इनका संबंध होगा। चलिएगा आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन और आपके विभाग से संबंधित पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। शारीरिक परीक्षण आपका होता है, एजुकेशनल परीक्षण यानी शैक्षिक परीक्षण भी होता है, आयु पात्रता भी देखी जाती है, भाषा का परीक्षण यहाँ पे नहीं होता है, बुलवाया आपसे नहीं जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। शारीरिक परीक्षण शामिल है, एजुकेशनल परीक्षण शामिल है और आयु पात्रता आपका शामिल होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 की अगर बात करिएगा, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया जाने वाला यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि दी थी। उन देवता का नाम आपको बताना है कि एक किंवदंती के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, यकीन मानिएगा। कौन कौन से भगवान जी का नाम दिया गया है, तो एक भगवान ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं, एक शिव जी हैं और एक काली जी हैं। तो इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी के बारे में यह किंवदंती आपकी प्रचलित है। तो ये रहा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि प्रश्नों का स्तर कैसा रहा, आपके लिए कैसा था, ये आपको बताना है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कर दीजिए, इतना हद से हद शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी अरबपति या करोड़पति घर का बच्चा जो है वह पुलिस विभाग की में शामिल होने के लिए तैयारी नहीं करेगा, है ना। वह हम और आपकी तरह जो है सिंपल सा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है वही बच्चा जो यहाँ पे आता है और उसकी जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। वह जो है हाई लेवल के जो कोचिंग है उनका फीस देने में असमर्थ रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यह ज्ञान, यह जो आपका है, आप हर व्यक्ति तक पहुँचे
ताकि इसका लाभ उसको सीधे मिल सके। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। अगले दिन सुबह 6 बजे आपका ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपको उपस्थित रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।